हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। वेलकम टू एग्जामपुर। मैं अमित पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। और आज की बात करते हैं तो विशेषता आपको पता होगा कि आज हम जिन प्रमुख मुद्दों पर बात करने वाले हैं वो है उत्तर प्रदेश की खेतीबाड़ी। खेतीबाड़ी के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ों को अनगिनत तरीके से देखा, लेकिन उसी क्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की अगर जो बात करें तो आप भी इस क्रम में जुड़ेंगे और जहाँ से हम प्रमुखता से बात करेंगे। कल की अगर बात करते हैं तो कल हमने कुछ दो चार फसलों के बारे में भी देखा था कि किस तरीके से चावल का उत्पादन, आपके गेहूं का उत्पादन, साथ ही साथ सरसों का उत्पादन और इसके अलावा आपका जो तंबाकू वगैरह होता है उन सब का उत्पादन देखा था। अब इस क्रम की जब बात करते हैं तो इसी क्रम को आधारित करते हुए हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और इस क्रम की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, आज के प्रमुख फसलों की जब बात करते हैं तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं। एक फसल है जिसकी नाम है गन्ना। ठीक है, तो खेतीबाड़ी के अंतर्गत विशेष ध्यान रखिएगा, आज का जो हमारा प्रमुख फसल है वो है गन्ना। ठीक है, तो कृषि व्यवस्था के अंतर्गत अगर हम कुछ प्रमुख फसलों की बात करें तो प्रमुख फसलों के अंतर्गत पहली फसल आज हम चलना जा रहे हैं गन्ने के रूप में। क्योंकि आप भी जानते हैं गन्ना जो होता है ये हमारे उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पे उत्पादित किया जाता है। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि इसके लिए हमें जलवायु किस प्रकार की चाहिए। तो जलवायु की जब बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए जलवायु होनी चाहिए उष्ण कटिबंध प्रकार की। किस प्रकार की? इसके लिए जलवायु आपके उष्ण कटिबंध प्रकार की होनी चाहिए। ठीक है, उष्ण कटिबंध प्रकार की जलवायु होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इसके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा टेम्परेचर जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 20 से लेकर के 26 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 20 से लेकर के 26 डिग्री सेंटीग्रेड ये आपका टेम्परेचर होना चाहिए। और यहीं पर अगर बात करें वर्षा की तो वर्षा भी अच्छी खासी होनी चाहिए और ये होनी चाहिए आपके प्रदेश में करीब करीब कह सकते हैं कि 100 से लेकर के आपके 200 सेंटीमीटर। कितना? 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक आपकी बारिश का क्रम आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इसी गन्ने को आधारित करते हुए बिंदुओं की अगर बात करते हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा, एक बार प्रश्न पत्र में पूछा गया था। आप भी जानते हैं चूंकि जो गन्ना होता है इसी गन्ने की पेराई की जाती है और पेराई करने के बाद ही क्या होता है, हमें उसके जूस मिलते हैं, इन द सेंस उसका रस मिलता है और उसी रस को हम क्या करते हैं, बॉयल करते हैं और उसके बाद जो उसका ठोस पदार्थ होता है जो चीनी के रूप में हमें देखने मिलता है। ठीक है, तो उस क्रिस्टल की अगर बात करते हैं तो सीधा सा प्रश्न था कि गन्ने में चीनी की मात्रा कितनी पाई जाती है। ठीक है, यही क्वेश्चन था कि गन्ने में चीनी की मात्रा। ठीक है, गन्ने में चीनी की मात्रा की जब बात करते हैं तो ये आपको कितनी देख मिलती है, तो चीनी की मात्रा विशेष ध्यान रखिएगा, हमारे प्रदेश में जो गन्ना बड़े स्तर पर उत्पादित किया जाता है इसमें जो चीनी की मात्रा होती है वो करीब करीब आपके 10 से लेकर के 12% होती है। ठीक है, तो अगर जो अच्छी क्वालिटी वाली आपकी गन्ने होंगे तो उसमें 12% आपको चीनी देखने मिलेगा, थोड़ा सा कम क्वालिटी अच्छी होगी तो उसमें 10% आपको चीनी देखने मिलेगा। इन द सेंस कह सकते हो कि अगर आपने 1 क्विंटल गन्ने की क्या की है, यहाँ पे उत्पाद को पेराई किया है तो उस कंडीशन में आपको 10 किलोग्राम चीनी की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। क्लियर है? आप भी जानते हैं हमारे प्रदेश के अंतर्गत खास करके जब हम गन्ने की बात करते हैं तो एक बड़ी जनसंख्या खेतीबाड़ी में लगी है, ये तो आप जानते हैं। खेतीबाड़ी में अगर जो देखा जाए तो रोजगार के दृष्टिकोण से जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है आप भी जानते हैं पहली लगी है किसमें, वो लगी है आपके हथकरघा में। ठीक है, पहली की अगर बात करते हैं तो पहली किस में लगी है, वो आपके हथकरघा में लगी है रोजगार के दृष्टिकोण से। लेकिन दूसरे क्रम की जब बात करते हैं तो दूसरे क्रम की जनसंख्या जो सबसे अधिक मात्रा में किसी एक रोजगार में लगी है तो वो लगी है चीनी मिल में, अर्थात चीनी उत्पादन की जब बात करते हैं तो उससे संबंधित आपके बड़ी मात्रा में आपके प्रदेश के लोग आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, साथ ही साथ देखा जाए तो यही पर ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, भारत देश की पहली चीनी मिल क्या? भारत की अगर बात करते हैं तो भारत में पहली चीनी मिल कहां पर स्थापित की गई, और भारत देश की पहली जो चीनी मिल आपकी स्थापित की गई वो संयोग से आपके उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई थी। और अगर जो इसकी बात करते हैं तो ये स्थापित किया गया था सन 1903 में। कब? सन 1903 की जब बात करते हैं तो 1903 में यह स्थापित हुआ था। एक जगह आपको देख मिलता है प्रतापपुर, और इस प्रतापपुर की जब बात करते हैं तो ये प्रतापपुर आपके देवरिया में पड़ता है। ठीक है, तो प्रतापपुर देवरिया की जब बात करते हैं तो वहां पे विशेष ध्यान रखिएगा क्या हो जाता है, सन 1903 में आपके भारत देश की पहली
चीनी मिल आपकी स्थापित की गई थी। ठीक है, तो भारत देश की पहली चीनी मिल कहाँ पे स्थापित की गई? तो ये आपके देवरिया में स्थापित की गई थी। ठीक है, कहाँ पे स्थापित की गई थी? देवरिया की जब बात करते हैं तो उस देवरिया में प्रमुखता से इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहां तक कोई बिंदु है? खेती बाड़ी में आज का जो हमने पहला फसल चुना वो गन्ने की बात की। ठीक है, और गन्ने के क्रम में अगर देखा जाए तो गन्ना आप भी जानते हैं, सबसे पहली बात जलवायु उष्णकटिबंध प्रकार की जलवायु है, साथ ही साथ तापमान 20 से लेकर के 26 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्षा की जब बात करते हैं तो 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर वर्षा। इसके अलावा गन्ने में जो कि हम चीनी की बात करते हैं तो चीनी की मात्रा ये आपके 10 से लेकर के 12%। साथ ही साथ भारत में जो पहली बार कोई चीनी मिल स्थापित की गई तो आपके सन 1903 में स्थापित की गई और ये स्थापित हुई थी प्रतापपुर देवरिया के अंतर्गत। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर? साथ ही साथ अगर देखा जाए तो अगली फसल की जब बात करते हैं तो अगली फसल जो हमें देख मिलती है वो किसके रूप में हो जाती है? तो अगली फसल हमारी हो जाती है आपके बाजरे के रूप में। ठीक है, अगली फसल की जब बात करते हैं तो आपने देखा होगा बाजरा, और बाजरे का नाम बड़े स्तर पे आपने सुना होगा क्योंकि बाजरे की रोटी वगैरह का इस्तेमाल हम क्या करते हैं अपने यहाँ पे बड़े स्तर पे खाने पीने में करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें तो इसके लिए हमें जलवायु कैसी चाहिए? तो बाजरे के लिए जो आपका जलवायु होना चाहिए वो विशेषतः ध्यान रखिएगा, बाजरे के लिए जो जलवायु होनी चाहिए वो पुनः आपकी उष्णकटिबंध होनी चाहिए। अब जाहिर सी बात है एक चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे यहाँ पे जितनी भी फसल उगाई जा रही है वो चूंकि हमारे प्रदेश की जलवायु ही उष्णकटिबंध है तो इस कारण से जलवायु इसकी उष्णकटिबंध होनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो वर्षा की जब बात करते हैं तो वर्षा कितनी होनी चाहिए? तो वर्षा आपकी 50 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। ठीक है, 50 सेंटीमीटर की जब बात करते हैं तो उतनी हो या फिर उससे भी कम हो तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? ये काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगर यहीं पर देखा जाए तो बरसात के अलावा अगर जो हम बात करें टेम्परेचर की तो टेम्परेचर इसमें अच्छी खासी होनी चाहिए। और तापमान की जब बात करते हैं तो तापमान कितना? तो तापमान होना चाहिए आपका 30 से लेकर के 35 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि आप भी जानते हैं ये बुंदेलखंड का जो पठारी लोकेशन होता है वहां पे बड़े स्तर पे क्या किया जाता है? इसका उत्पादन किया जाता है, तो इस कारण के इधर के लोकेशन का टेम्परेचर काफी अधिक होता है। उत्तर प्रदेश के क्रम में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के क्रम में कुछ एक प्रमुख जिले जहां पे इसका क्या होता है बड़े स्तर पे उत्पादन होता है, अगर उनकी बात करें तो वो जिले कौन से हैं? तो ध्यान रखिएगा प्रमुखता से जैसे आपका आगरा, इसके अलावा मथुरा, इसके अलावा बदायूं। ठीक है, आगरा, मथुरा, साथ ही साथ बदायूं, इसके अलावा अलीगढ़, मुरादाबाद, अलीगढ़ और फिर आपका मुरादाबाद। मुरादाबाद के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा एटा, मैनपुरी, एटा, मैनपुरी, साथ ही साथ आपका इटावा, इटावा, इटावा के अलावा देखा जाए तो यहीं पे आपका प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, इसके अलावा गाजीपुर, गाजीपुर और फिर आपका कानपुर। तो ये कुछ लोकेशन ऐसे हैं जहां पे क्या होता है कुछ एक मात्रा में बाजरे का उत्पादन होता है। ऐसी बात ना है कि हमारे पूरे प्रदेश में नहीं हो जाता है, पूरे प्रदेश में आपको देख मिलता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है यहाँ पे कुछ एक अधिक मात्रा में इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। किसकी बात करते हैं? हमारे प्रदेश में खास करके जब हम बाजरे की बात करते हैं तो बाजरे का क्रम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, बाजरे का क्रम यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, बाजरे की जब बात करते हैं तो बाजरे का एक किस्म, प्रमुख किस्म याद रखिएगा, बाजरे के अगर जो प्रमुख किस्म की बात करते हैं तो एक किस्म विशेषत है, अगर जो उसकी बात करते हैं तो इसकी एक प्रमुख किस्म है और किस्म के रूप में अगर देखा जाए तो उसको हम नाम देते हैं पूसा कंपोजिट करके। क्या बोलते हैं? पूसा कंपोजिट। ठीक है, पूसा कंपोजिट की जब बात करते हैं तो ये क्या हो जाती है? ये आपके बाजरे की एक प्रमुख किस्म होती है। और बाजरे के बारे में एक चीज और ध्यान रखिएगा क्योंकि इसको भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, खास करके चूंकि आप भी जानते हैं हमारे जो अनाज होते हैं, अनाजों में देखा जाए तो अनाजों से क्या होता है, अनाज से
हमें खनिज प्राप्त होता है, और अनाजों में जो सबसे ज्यादा खनिज प्राप्त होता है वो आपको बाजरे से प्राप्त होता है। ठीक है, तो अनाज में क्या होता है, खनिज प्राप्त होता है। तो अनाज में भी सर्वाधिक खनिज किससे प्राप्त होता है, अगर इसकी बात करें तो ये आपको किसके रूप में मिलता है, तो ये आपको बाजरे के रूप में मिलता है। और बाजरे के अंदर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे जो विशेषतः खनिज लवण आपको अनाजों के अंदर देखने मिलता है, मिनरल्स। आप लोग अनाज क्यों खाते हैं, जाहिर सी बात है मिनरल्स के लिए तो खाते हैं कि हमारी बॉडी ग्रोथ क्या होगी, अच्छी तरीके से होगी, और उसी कारण से हम क्या करते हैं, बड़े स्तर पे हम अनाजों का सेवन करते हैं। और इस आधार पे अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे जो अनाजों की बात की जाती है तो उसमें बाजरे में अनाज के अंतर्गत खनिज लवण कितना पाया जाता है, तो ये पाया जाता है करीब करीब 2.7% के। ठीक है, 2.7% की जब बात करते हैं तो वो अनाजों में सबसे ज्यादा जो खनिज लवण पाया जाता है वो आपके बाजरे में पाया जाता है। और इसी कारण से आपसे बोला भी जाता है कि क्या करिए, बाजरे की रोटी का बड़े स्तर पर सेवन करिए। ठीक है, बाजरे की रोटी की जब बात करते हैं तो इस बाजरे की रोटी के सेवन के बारे में आपसे बहुत बार चर्चा भी की जाती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर है, किसकी बात की जा रही है, हमारे यहाँ पे खास करके जब हम अनाज उत्पादन की बात करते हैं और इस अनाज उत्पादन में बाजरे की जब बात करते हैं। ठीक है, अरे बड़ा लिखे मतलब इसके बाद कहाँ बोर्ड बड़ा कर दें, एक ही शब्द लिख पाएंगे, फिर इसके बाद तो बड़ा लिखने की कोई कवायद ना होती है। नहीं, जिला को याद करने की कोई जरूरत ना होती है। क्यों, क्योंकि हमने बताया है कि जिले का जो संबंध है, हमने केवल एक लोकेशन बताया है। पूरे उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है, लेकिन उन लोकेशन में क्या होता है, थोड़ी ज्यादा मात्रा में उत्पादित होती है, तो इसी कारण से इसकी बात की जाती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर, तो बाजरे का क्रम विशेषतः ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाजरा, बाजरे के अलावा देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, अगली फसल की जब बात करते हैं तो अगली फसल होती है हमारी मक्के के रूप में। किसके रूप में, अगली फसल का जो नाम होता है वो आपको देख मिलता है मक्का। मक्का की जब बात करते हैं तो मक्का का संदर्भ विशेष ध्यान रखिएगा। मक्के की जब बात करते हैं तो आपने सुना होगा सरसों की साग, मक्के दी रोटी। और इस क्रम में अगर देखा जाए तो सबसे पहली बात यही आती है कि हमारे यहाँ पे खास करके मक्के की जब बात करते हैं तो मक्के के लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए, तो जलवायु के क्रम में विशेष ध्यान रखिएगा। इसके लिए जो जलवायु होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए उष्ण कटिबंध प्रकार की। किस प्रकार की, उष्ण कटिबंध प्रकार की जलवायु यहाँ पे प्रमुखता से होनी चाहिए। अगर जो देखा जाए तो उष्ण कटिबंधीय होने के साथ ही साथ इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो तापमान की जब बात करते हैं तो तापमान होना चाहिए आपका 21 से लेकर के 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना, 21 से लेकर के 27 डिग्री सेंटीग्रेड की जब बात करते हैं तो ये इसके लिए टेम्परेचर होना चाहिए। और यहाँ पे अगर जो हम वर्षा की बात करते हैं तो औसत वर्षा कितनी होनी चाहिए, तो वर्षा का क्रम विशेष ध्यान रखिएगा, ये होना चाहिए 60 से लेकर के 120 सेंटीमीटर। कितना, 60 से लेकर के 120 सेंटीमीटर यहाँ पे आपकी वर्षा प्रमुख रूप से होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के क्रम में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पे उत्पादित की जाती है, तो विशेष ध्यान रखिएगा। प्रमुख जिलों के रूप में अगर जो बात करें तो आपके प्रमुख जो जिले हैं उन संबंधों में खासा जो नाम देख मिलता है, उसमें नामों की अगर बात करते हैं तो विशेष आपका मेरठ है, मेरठ, मेरठ के अलावा फर्रुखाबाद, मेरठ, मेरठ के बाद आपका फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपका गाजियाबाद, गोंडा, गाजियाबाद, गाजियाबाद के अलावा गोंडा, गाजियाबाद और फिर आपका गोंडा। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे आपका बहराइच और जौनपुर। ठीक है, क्या नाम होता है, बहराइच, बहराइच और फिर आपका जौनपुर, बहराइच और फिर आपका जौनपुर। इसके अलावा बात किया जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा आपका एटा और फिर आपके मैनपुरी, एटा और फिर आपके मैनपुरी। तो इन सारे लोकेशन में क्या होता है, इसका उत्पादन बड़े स्तर पे किया जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, यहाँ पे आपको कहीं न कहीं कह सकते हो कि बड़े स्तर पर क्या होता है, इन सब का उत्पादन यहाँ पर आपको देख मिलता है। इस मक्के की अगर बात करते हैं तो विशेष ध्यान रखिएगा, कुछ इसकी प्रमुख किस्मों की अगर बात करते हैं तो कौन कौन सी प्रमुख किस्में आपके मक्के की देख मिलती हैं, तो प्रमुख किस्म में विशेष नाम ध्यान रखिएगा जो आपकी परीक्षा में कई बार पूछी गई हैं। तो प्रमुख किस्मों की जब बात करते हैं तो विशेष ध्यान रखिएगा, आपका नाम जो होता है वो होता है प्रताप, पूसा, अली, प्रताप, पूसा, इसके अलावा अली। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा प्रगति, क्या नाम होता है,
प्रगति, प्रगति की जब बात करते हैं तो ये इसमें नाम होता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा विवेक, गिरजा और फिर आपकी सरधामड़ी, सरधामड़ी, ठीक है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। खास करके जब हम बात करते हैं हमारे प्रदेश में किसके, मक्का के उत्पादन के, ठीक है, श्रद्धामणि, ठीक है। तो मक्के के उत्पादन के क्रम में खास करके जब बात करते हैं कुछ प्रमुख किस्मों की, तो आपका प्रताप, पूसा, अली, प्रगति, विवेक, गिरजा और फिर आपकी श्रद्धामणि, ये क्या हो जाती हैं, ये आपको देखने को मिलता है। ना को ब्लैक करें, ना को ब्लैक करें, कहा ना को ब्लैक करें, यहां तक कोई दिक्कत? ये देखो ज्यादा मोटा लिख रहे हैं, थोड़ा पतला लिखे। हद है पूरी तरीके से। अभी पतला था तो मोटा लिखे, मोटा था तो पतला लिखे, पतला है तो मोटा, मोटा है तो पतला। ये तमाशा करते रह जाओगे। लिखो, केवल जो चीजें आपके सामने है उससे लिखने से मतलब रखो। उष्णकटिबंधीय क्या होता है, अभी कैसे बताया जाए, हे भगवान, कैसे लिखा जाए उष्णकटिबंधीय? उष्णकटिबंधीय बताने के लिए हमें जाना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज आप जानते होंगे, उष्णकटिबंधीय के क्रम में अगर देखा जाए तो आपने एक बिंदु सुना होगा, किसको आधारित करते हुए, शायद हमने एक चैप्टर पढ़ा था शुरू में जिसका नाम था जलवायु। जलवायु में कुछ ऐसा नाम आया था, ठीक है। तो एक बार वहां जाएंगे तो आपको जरूर पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ तो हमें ना पता उष्णकटिबंधीय कैसे बोला जाता। भाई जी दी जी बात, अगर जो आप क्लास में नहीं हो तो फिर मतलब ही क्या बनता है? क्लास में थोड़ा सा रहा करिए ना। अगर जो कोई समस्या लगती है तो उसको बताया करें, नहीं तो फिर आप क्लास में अगर जो है तो क्लास में बने रहें, क्योंकि उसी के आधार पे सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, आपको देखने को मिलती हैं। सर थोड़ा अच्छा पढ़ाएं, ठीक है। अब इसके बाद अच्छा कैसे पढ़ाया जाए, इसको तो हमें भी सीखना पड़ेगा कि कैसे पढ़ाया जाए, ठीक है। कोई समस्या हो तो जरूर बताएं। यहाँ तक कोई बिंदु है जो आपको लग रही है नहीं नहीं ये वाला बिंदु आपका थोड़ा सा रह गया, या फिर ऐसी कोई संकल्पना? नहीं ना, चल ठीक है। तो यहां तक बिंदु को भी बात करते हैं, खास करके जब हमने मक्के की बात की, ठीक है। तो मक्के का क्रम आपको यहां पर देखने को मिला, ठीक है। मक्के के अलावा देखा जाए तो आपकी अगली फसल जो होती है वो आपको मिलती है कपास के रूप में। किसके रूप में? खास करके अगली फसल की जब बात करते हैं तो वो हो जाती है कपास। कपास की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला आप भी जानते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, सफेद स्वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सफेद स्वर्ण की अगर बात करते हैं तो इसको सफेद सोना भी नाम दिया जाता है, ठीक है। प्रमुखता से अगर देखा जाए तो ये हमारे उत्तर प्रदेश में उत्पादित की जाती है, बिल्कुल उत्पादित की जाती है। किसके क्रम में? अगर इसकी बात करते हैं तो ये आपको देख मिलता है जब हम उत्तर प्रदेश के क्रम में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के क्रम में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के क्रम में भी जब हम बात करते हैं किधर के, बुंदेलखंड के लोकेशन की, तो वहां पे क्या हो जाता है, इसका क्रम आपको देखने को मिलता है। अगर इसकी बात करते हैं तो विशेष ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात तो यही आती है कि इसके लिए जलवायु कौन सी होनी चाहिए। तो इसके लिए जो जलवायु होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए समशीतोष्ण प्रकार की। किस प्रकार की? समशीतोष्ण प्रकार की। जब बात करते हैं तो समशीतोष्ण प्रकार की क्या हो जानी चाहिए, यहाँ पे आपकी जलवायु होनी चाहिए। जलवायु के बाद अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो तापमान जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी 21 से लेकर के 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 21 से लेकर के 27 डिग्री सेंटीग्रेड की जब बात करते हैं तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर होना चाहिए। और वर्षा की जब बात करते हैं तो वर्षा कितनी होनी चाहिए, तो वर्षा भी इसी के अनुकूल होना चाहिए, खास करके 60 से लेकर के 110 सेंटीमीटर। कितना? 60 से लेकर के 110 सेंटीमीटर यहाँ पे आपका वर्षा का भी अनुकूलन क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्लियर है। खास करके जब हम बात करते हैं इसके क्रम के अंतर्गत तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ पे ये सारे स्वरूप क्या होते हो आपको बड़े स्तर पे देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश में किन किन लोकेशन में बड़े स्तर पर उत्पादित किया जाता है, तो कुछ अगर हम प्रमुख जिलों की बात करें तो प्रमुख जिले के क्रम में जो नाम आपको दे मिलता है, इन नामों की अगर बात करते हैं तो नामों के अंतर्गत विशेषता ध्यान रखिएगा।
नामों की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आपको मिलता है कौन सा, आपके सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर की जब बात करते हैं तो सहारनपुर, सहारनपुर के अलावा मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, इसके अलावा मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा आपका मेरठ, और मेरठ के अलावा हाथरस, मेरठ, मेरठ के साथ ही साथ आपका हाथरस। इसके अलावा देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा आपका गाजियाबाद, गाजियाबाद, फिर आपका बुलंदशहर, गाजियाबाद, फिर आपका बुलंदशहर। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा आपका अलीगढ़, अलीगढ़, आपका आगरा, ठीक है, अलीगढ़, साथ ही साथ आपका आगरा। इसके अलावा आपका इटावा, इटावा, फिर आपका कानपुर, ठीक है, इटावा, फिर आपका कानपुर। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे आपका रामपुर, रामपुर, इसके अलावा आपका बरेली, बरेली, और फिर आपका मथुरा, रामपुर, बरेली, और फिर आपका मथुरा। तो इन सारे जिलों की जब बात करते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, इन सारे जिलों में इसका उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, ठीक है। प्रमुख अगर देखा जाए तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमारे उत्तर प्रदेश की जब बात करते हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत इसकी कुछ एक जो प्रमुख किस्में पाई जाती हैं, तो कौन सी प्रमुख किस्म इसकी लगाई जाती है, इसका नाम विशेष ध्यान रखिएगा। प्रमुख किस्मों की जब बात करते हैं तो विशेषता आप भी जानते हैं, हमारे यहाँ पे जो प्रमुख किस्में लगाई जाती हैं उनमें नाम देखने मिलता है आपका महालक्ष्मी। किसका नाम? महालक्ष्मी। महालक्ष्मी के अलावा आपका जय लक्ष्मी, महालक्ष्मी, पुनः आपकी जय लक्ष्मी, ठीक है। तो ये सारे नाम ऐसे हो जाते हैं जो आपको प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी, और फिर अगर देखा जाए तो आपका सुजाता, ये सारी क्या हो जाती हैं, कपास की आपकी प्रमुखता से किस्म हो जाती है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कपास को आधारित करते हुए, क्योंकि आप भी जानते हैं जो कपास के बीज होते हैं उन्हीं कपास के बीज से हमें रुई की मात्रा प्राप्त होती है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि कपास से रुई की मात्रा कितनी मिलती है, क्या करा है, कपास से रुई की मात्रा, ठीक है, कपास से रुई की मात्रा, रुई की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो इसकी जब बात करते हैं तो ये पाई जाती है करीब करीब आपके 24% से लेकर के 43%, ठीक है। ये अलग अलग वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो होता है ना, हमारे भारत में 2 प्रकार की कपास उगाई जाती है। एक होती है आपके देसी किस्म वाली, तो जाहिर सी बात है देसी किस्म में उत्पादकता थोड़ा कम होगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे जब बात करते हैं तो एक दूसरी किस्म जो होती है वो अमेरिका की होती है। तो अमेरिका की क्वालिटी क्या होगी, अच्छी होगी। जाहिर सी बात है कपास की जो आपकी एक तरीके से कह सकते हो अच्छी क्वालिटी और बुरी क्वालिटी देखी जाती है वो रेशे की लंबाई से देखी जाती है। हमारे यहाँ पे जो स्वदेशी किस्म की होती है उसकी रेशे की लंबाई छोटी छोटी होती है, जबकि अमेरिकी कपास की जब बात करते हैं तो उसकी रेशे की लंबाई क्या होती है, लंबी होती है। इन द सेंस कह सकते हो कि करीब करीब 6 सेंटीमीटर तक होता है, मतलब इतना बड़ा क्या होता है, एक सिंगल रेशे की लंबाई होती है। तो जाहिर सी बात है उसी रेशे से ही क्या होता है, आपका कपड़े वगैरह बुने जाते हैं। तो अमेरिकी कृषि के अंतर्गत देखा जाए तो उसका क्रम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्लियर है। हमारे प्रदेश की जब बात करते हैं तो इसका क्रम आपको देखने को मिलता है। यहीं पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्योंकि कपास की जब बात करते हैं तो कपास से आपने देखा होगा कि कपास से जो निकलता है तो कपास की तुरई निकलती है, लेकिन छोटे छोटे दाने भी निकलते हैं जिनको हम सामान्यतः बिनोला बोलते हैं। और उस बिनोले की जब बात करते हैं तो उस बिनोले से भी हमें तेल की प्राप्ति होती है और जिसका प्रयोग बहुत सारे उद्योग वगैरह में किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कपास का बिनोला होता है, ठीक है, कपास के बिनौले होते हैं, उस बिनौले से, ठीक है, बिनौले से तेल की प्राप्ति होती है। तो यह तेल कितना प्राप्त होता है, कपास के बिनौले से जो तेल प्राप्त होता है वह कितना प्राप्त होता है,
तो वह आपका 18.5% प्राप्त होता है। कितना? 18.5% की जब बात करते हैं तो यह आपके कपास के बिनोले से आपका तेल प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर है? कपास के बिनोले से क्या होता है? आपका तेल प्राप्त होता है। क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहां तक कोई संशय नहीं ना? इसके अलावा बात करते हैं तो यही पे ध्यान रखिएगा, हमारे प्रदेश की एक प्रमुख फसल होती है जिसको हम नाम देते हैं अरहर की। क्या नाम देते हैं? उस फसल की जब बात करते हैं तो उसे बोला जाता है अरहर के रूप में। ठीक है, अरहर, अरहर या इसी को हम अपने यहाँ पे तूर की फसल भी कहते हैं। तूर दाल आपने नाम सुना होगा, तो तूर दाल के रूप में खास करके अरहर की जब बात करते हैं तो इसका क्रम आपको नहीं मिलता है। सबसे पहली बात तो यही आती है कि अरहर उत्पादित करने के लिए हमें जो आपकी जलवायु चाहिए वो किस प्रकार की जलवायु चाहिए और कितना यहाँ पे टेम्परेचर होना चाहिए। तो जलवायु सामान्य रखिएगा। जलवायु हमारे यहाँ पे कोई भी फसल होगी तो सामान्य रूप से उसके लिए उष्ण कटिबंध प्रकार की जलवायु होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे प्रदेश की पूरी जलवायु क्या है? उष्ण कटिबंध है। तो इस कारण से जलवायु जो होगी वो आपकी उष्ण कटिबंध हो जाएगी। टेम्परेचर की जब बात करते हैं तो टेम्परेचर इसमें अच्छा खासा होना चाहिए, करीब करीब आपके 25 से लेकर के 35 डिग्री टेम्परेचर क्या होना चाहिए, इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। टेम्परेचर के अलावा अगर देखा जाए तो वर्षा कितनी होनी चाहिए? तो वर्षा इसमें अधिक मात्रा में नहीं होनी चाहिए, बल्कि अगर जो इसके वर्षा की बात करते हैं तो ये वर्षा आपकी लगभग 72 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। ठीक है, तो 72 से लेकर के 100 सेंटीमीटर यहाँ पे आपके वर्षा का स्वरूप आपको देखने को मिलता है। ठीक है, प्रमुखता से अगर देखा जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में इसका उत्पादन कहां पर किया जाता है? तो अरहर या फिर तूर दाल की जब बात करते हैं तो इसके उत्पादन के क्रम में कुछ एक जो प्रमुख जिले हैं, इन जिलों की जब बात करते हैं तो उनके नाम ध्यान रखिएगा। जैसे आपका प्रयागराज, प्रयागराज, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे आपका चित्रकूट, प्रयागराज, इसके अलावा आपका चित्रकूट, इसके अलावा देखा जाए तो आपका हमीरपुर, हमीरपुर, साथ ही साथ आपका महोबा, महोबा, इसके अलावा आपका बांदा। ठीक है, क्या हो जाता है? आपका हमीरपुर, साथ ही साथ आपका महोबा, महोबा के अलावा बांदा, इसके अलावा देखा जाए तो यहीं पे आपका ललितपुर, ललितपुर, साथ ही साथ आपका झांसी, झांसी, और थोड़ी बहुत मात्रा में आपकी राजधानी लखनऊ की जब बात करते हैं तो वहां पे भी इसका उत्पादन देखने को मिलता है। ठीक है, तो बाकी प्रदेश में भी उत्पादित होता है, लेकिन इन लोकेशन में क्या होता है? बड़े स्तर पर आपका उत्पादित किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि प्रमुख जिले कौन कौन से? तो प्रयागराज, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, बांदा, ललितपुर, झांसी और फिर आपका लखनऊ। ये सारे जिले ऐसे होते हैं जहां पे क्या होता है? कुछ एक मात्रा में हमारे यहाँ पे बड़े स्तर पर आपके अरहर के उत्पादन किए जाते हैं। ठीक है, अरहर या फिर तूर दाल का उत्पादन किया जाता है। क्लियर है? प्रमुखता से अगर देखा जाए तो प्रमुख किस्म इसके कौन कौन से होते हैं? तो प्रमुख किस्म की जब बात करते हैं आपके अरहर की तो प्रमुख किस्मों के नाम विशेष ध्यान रखिएगा। प्रमुख किस्मों की जब बात करते हैं तो इनके नाम जो आपको देखने मिलते हैं, खास अगर जो नामों की बात करते हैं तो इसका विशेष नाम ध्यान रखिएगा। प्रमुख किस्मों के रूप में जो नाम होते हैं वो हो जाता है बहार, बहार, इसके अलावा अमर, अमर, साथ ही साथ आपका आजाद। ठीक है, बहार, अमर और इसके अलावा आजाद, साथ ही साथ देखा जाए तो आपका मालवीय विकास, मालवीय विकास, इसके अलावा चमत्कार, चमत्कार और फिर आपका पारस। तो ये सारे क्या हैं? ये आपके अरहर के कुछ एक प्रमुख किस्म है। ठीक है, अरहर के कुछ एक प्रमुख किस्मों की बात करते हैं तो उसका क्रम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको विशेष ध्यान रखिएगा। क्लियर? इसको विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो प्रमुख फसलों के अंतर्गत अगली फसल का क्रम होता है आपके आलू की फसल के रूप में। किसके रूप में? आलू की फसल की जब बात करते हैं तो इस आलू का फसल आपको विशेषता देखने को मिलता है। ठीक है, आलू की फसल की जब बात करते हैं तो आलू की फसल आपको विशेषता देखने को मिलता है। क्लियर है?
है आज की क्लास। अच्छा, आज की क्लास ऐसी तो ना लग रही क्या ना, टाइम पास चल रही है, चलो चलो इधर से चलो तो है लग रहा है ना। चलो अच्छी बात है, लगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नहीं लगेगी तो फिर मजा कैसे आएगा। हम्म। एक्चुअली वही है ना, किस्म को वैरायटी कहते हैं। जाहिर सी बात है कि जो आपके कमेंट को देख करके हम पढ़ाएंगे ना, तो फिर आज भी ये वाला टॉपिक क्लियर ना हो पाएगा। ठीक है, समझने की कोई दरकार नहीं है। जाहिर सी बात है कि आप समझ कैसे पाएंगे, सीधी सी बात। समझने का एक ही बिंदु होता है कि आप इस चीज को केवल केवल महसूस करें। जैसे यही आपके पास पीछा वाला हम बिंदु की बात करते हैं, तो अरहर की दाल या फिर जिसको हम तूर की दाल कहते हैं, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या क्या बिंदु हो सकता है। सबसे पहली बात, कौन सी जलवायु होती है, तो जलवायु आपके उष्णकटिबंध होती है। टेम्परेचर कितना लगता है ये आपको पता होना चाहिए। तो खास करके यहाँ पे जो आपका बिंदु देखने मिलता है वो देख मिलता है 25 से लेकर के 35 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्षा की जब बात करते हैं तो आपके 72 से लेकर के 100 सेंटीमीटर ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, कुछ प्रमुख जिले, जैसे कि हमने चर्चा भी किया कि ये जो प्रमुख जिलों का संदर्भ होता है, ऐसी बात ना केवल यही उत्पादित होते हैं, ये उत्पादित और भी लोकेशन में किए जाते हैं, लेकिन इन प्रमुख जिलों में क्या होता है, इसका उत्पादन बड़े स्तर पे होता है। जहां पे देखा जाए तो कह सकते हो कि आपके प्रयागराज, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, बांदा, ललितपुर, झांसी, लखनऊ, ये सारे जिले प्रमुखता से मिलते हैं। प्रमुख किस्मों की जब बात करते हैं तो कौन कौन सी किस्में आपकी प्रमुखता से होती है, तो ध्यान रखिएगा, बहार, अमर, आजाद, मालवीय विकास, चमत्कार और फिर आपका पारस, ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? पेपर में आए वही पढ़ाओ, तो पेपर में ये सारी चीजें आती हैं तभी आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ऐसा काहे लग रहा है कि मतलब ये आपके पेपर में नहीं आती है? पेपर में आती है तभी इसका आधार लिया जा रहा है, नहीं तो ऐसी कोई जरूरत नहीं थी कि इतना डिटेल आपको बताया जाए, ठीक है। केवल वही होता कि उत्तर प्रदेश में खेती, उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की खेती होती है, तो अभी खरीफ और फिर आपके जायद। प्रमुख कौन कौन से फसल होती है, इसका उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, पशुपालन। पशुओं में देखा जाए तो हमारे यहाँ पे गाय पाली जाती है, भैंस पाली जाती है और उसके बच्चे होते हैं। खास करके तो बच्चों की जब बात करते हैं तो उनके बच्चे का नाम अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से रखाते हैं। ये चैप्टर खत्म। अगले टॉपिक की जब बात करते हैं तो अगला टॉपिक होता है वन। और वन की जब बात करते हैं तो वनों में हम विशेषता देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वन नहीं पाया जाता है, थोड़ी बहुत मात्रा में पानी पाया जाता है केवल उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सबसे ज्यादा। और उत्तर प्रदेश में अगर जो भदोही जिले की बात करते हैं तो सबसे कम वनों की मात्रा पाई जाती है। वनों का परसेंटेज वैल्यू 6.15 होता है। चलिए वनों का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं, हमारा होता है वन्यजीव पर्यावरण। और वन्यजीवों की जब बात करते हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश में कई सारे वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, जिसमें टोटल की संख्या की बात करें तो 26 होती है। पहले की जब बात करते हैं तो पहली आपकी चंद्रप्रभा के नाम से चंदौली जिले में स्थापित की गई। अगर देखा जाए तो हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा लाख बहोसी देखने मिलता है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए हमारे प्रदेश की सबसे छोटी तो आपकी एटा पक्षी बिहार के रूप में देखने मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ देखा जाए तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा देखने मिलता है खास करके किसके रूप में, वन्य जीवों के बाद हम पक्षी अभ्यारण्य की बात करते हैं तो आपका नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य आपके प्रदेश का सबसे पहला हो जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो आपके हस्तिनापुर पक्षी बिहार की जब बात करते हैं तो आपके प्रदेश का सबसे बड़ा हो जाता है। इसके बाद चैप्टर को भी हम समाप्त करते हुए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, खनिज लवण की। और खनिजों की जब बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कुल 12 अलग अलग जिले ऐसे घोषित हैं जहां पे खनिज पाए जाते हैं। प्रमुखतः देखा जाए यूरेनियम आपके ललितपुर में पाया जाता है, रेणुकूट में आपके हीरे की प्राप्ति, कह सकते हो कोयले की प्राप्ति होती है। और सोनभद्र में क्या होता है, कुछ एक मात्रा में चूना पत्थर प्राप्त होता है। तांबा में आपका क्या होता है, तांबा आपके बांदा में विशेषता प्राप्त होता है। इसके बाद ये भी चैप्टर खत्म। अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपका करंट अफेयर हो गया, 10 करंट अफेयर लिखा के खास करके उत्तर प्रदेश जीके का जो आपका पूरा सिलेबस था उसको आज ही हमने समाप्त कर दिया। अब आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए, बाकी बाद में। क्लियर? तो यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या लग रही है?
फिर यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसके क्रम की जब बात करते हैं तो इसके क्रम में विशेष ध्यान रखिएगा। अगला जो हमने बिंदु लिया वो आपके आलू की बात की, और आलू के रूप में देखा जाए तो आलू के रूप में हमारे प्रदेश से आलू का संबंध किस किस करीब में देख मिलता है, और आलू की जब बात करते हैं तो आलू का उत्पादन कहाँ से देख मिलता है। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा आलू का जो संबंध होता है बड़े स्तर पे, अगर इसकी बात करते हैं तो विशेषतः ध्यान रखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि हमारे यहाँ पे आलू की पैदाइश कहाँ से मानी जाती है, ठीक है। अर्थात आलू की जब बात करते हैं तो आलू का जन्म स्थान कई बार प्रश्न पत्र में पूछा गया है, और जन्म स्थान की जब बात करते हैं तो विशेष ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पे जो पेरू देश है, ठीक है, पेरू की जब बात करते हैं तो पेरू से क्या होता है आपके आलू की पैदाइश मानी जाती है, ठीक है। तो आलू का जो जन्म स्थान होता है वो बड़े स्तर पे क्या होता है आपका पेरू माना जाता है, ठीक है। पेरू को क्या कहा जाता है हमारे यहाँ पे इसका जन्म स्थान प्रमुखता से माना जाता है। आप भी जानते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में चूंकि आलू उत्पादन सबसे पहले नंबर पे है, तो इस तरीके से कह सकते हैं कि पूरा उत्तर प्रदेश आलू उत्पादन बड़े स्तर पे करता है। अगर इसकी बात करते हैं तो कुछ इसकी प्रमुख किस्मों की अगर बात करते हैं तो कौन कौन सी प्रमुख किस्में हमारे यहाँ पे आलू के रूप में उत्पादित की जाती हैं, ठीक है। तो प्रमुख किस्म की जब बात करते हैं तो प्रमुख किस्म कौन सी हो जाती हैं, प्रमुख किस्मों का जो नाम आपको मिलता है, अगर इनकी बात करें तो ध्यान रखिएगा आपकी नामों की जब बात की जाती है तो आपका कुफरी अलंकार, क्या नाम होता है कुफरी अलंकार की जब बात करते हैं तो कुफरी अलंकार। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे आपके कुफरी बहार, क्या नाम होता है अगला नाम होता है आपका कुफरी बहार, ठीक है। तो कुफरी बहार ये आपका एक अगला किस्म होता है। कुफरी बहार के अलावा अगर बात करें तो यहीं पर ध्यान रखिएगा आपका कुफरी चंद्रमुखी, क्या नाम होता है कुफरी चंद्रमुखी। तो कुफरी चंद्रमुखी ये आपके आलू की एक अलग किस्म होती है, और कुफरी चंद्रमुखी के अलावा अगर जो यहीं पे बात करें तो एक किस्म और ध्यान रखिएगा कुफरी बादशाह के रूप में, किसके रूप में कुफरी बादशाह के रूप में, ठीक है। तो कुफरी बादशाह क्या हो जाती है ये आपकी अगली एक किस्म हो जाती है, ठीक है। तो आलू के ये प्रमुख किस्म होते हैं जिनका उत्पादन हमारे उत्तर प्रदेश में क्या होता है बड़े स्तर पर किया जाता है, ठीक है, बड़े स्तर पर किया जाता है। हालांकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में आप भी जानते हैं कि ये आपका आलू शोध संस्थान स्थापित है, और इस आलू शोध संस्थान की जब बात करते हैं तो ये कहाँ पे पड़ता है तो ये आपको देख मिलता है आज के क्रम में अगर देखा जाए तो ये पड़ता है आपके बाबूगढ़ में। बाबूगढ़ की जब बात करते हैं तो ये आपका मोदी नगर में पड़ता है, और इस मोदी नगर की जब बात करते हैं तो वर्तमान मेरठ का जो प्रमुखता से क्षेत्र है उसी के अंतर्गत ये आपका आलू शोध संस्थान देखने को मिलता है। जबकि अगर हम बात करें तो हमारे देश में जो केंद्र सरकार के द्वारा अर्थात राष्ट्रीय खास करके या फिर जिसको हम केंद्रीय भी कहते हैं तो केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहां पर स्थित है, क्या करा है केंद्रीय आलू शोध संस्थान, ये आपके प्रदेश में कहां पे स्थित है तो ये आपको मिलता है एक जगह ही है जिसका नाम है कुफरी, और इसी कुफरी की जब बात करते हैं तो ये पड़ता है आपके कहां पे ये पड़ता है आपके शिमला हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो शिमला हिमाचल प्रदेश की जब बात करते हैं तो वहां पे आपका अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्या है कह सकते हैं कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय आलू शोध संस्थान है वो आपको देखने मिलता है, ठीक है। तो कुफरी शिमला में क्या है ये आपका आलू शोध संस्थान आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्लियर, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कई बार इसके ऊपर आधारित करते हुए क्या किया गया है कई सारे क्वेश्चन वगैरह पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसको विशेषतः ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहीं पर अगर बात करते हैं तो इन फसलों के बाद भी हमारे यहाँ पे कुछ एक प्रमुख फसलें क्या की जाती है अलग अलग लोकेशन में उगाई जाती हैं। जैसे हम अगर जो बात करें हमारे यहाँ पे संतरे का उत्पादन, ठीक है, संतरा की अगर बात करें तो संतरा हमारे प्रदेश में प्रमुखता से कहाँ पे लगाया जाता है तो संतरे की जब बात करते हैं तो संतरा विशेष ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पे खास करके जो सहारनपुर जिला है उस सहारनपुर जिले में प्रमुखता से उत्पादित किया जाता है, ठीक है। संतरे के अलावा अगर बात करें तो यहीं पर ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पर ही लीची का उत्पादन किया जाता है। किसका? लीची का उत्पादन किया जाता है। और लीची की जब बात करते हैं तो लीची कहाँ पे ये भी आपके कह सकते हो कि सहारनपुर और जो मेरठ का लोकेशन है वहां पे उत्पादित किया जाता है, ठीक है। तो सहारनपुर और सहारनपुर के अलावा जो आपका मेरठ है वहां पे क्या होता है बड़े स्तर पे आपके लीची का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा आपके हल्दी का उत्पादन, किसका?
हल्दी के उत्पादन की जब बात करते हैं तो हल्दी का उत्पादन हमारे उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पे किया जाता है और ये किया जाता है आपका बुंदेलखंड में। कहाँ पे? बुंदेलखंड की जब बात करते हैं तो इस बुंदेलखंड में हल्दी का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा नींबू की खेती, और नींबू की जब बात करते हैं तो नींबू भी हमारे प्रदेश में बड़े स्तर पर उगाया जाता है। कहाँ पे? ये उगाया जाता है आपके बुंदेलखंड में। इसी बुंदेलखंड की जब बात करते हैं तो इसी बुंदेलखंड में आपके नींबू की खेती बड़े स्तर पर की जाती है। ठीक है, साथ ही साथ देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा अदरक की खेती। कहाँ पे? अदरक की खेती की जब बात करते हैं तो ये भी हमारे उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पे देखने मिलता है, और ये कहाँ पे? ये पुनः आपके इसी बुंदेलखंड के अंतर्गत उगाया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पे तरबूज, और तरबूज की जब बात करते हैं तो आपने सुना होगा जो हमारे यहाँ पे नदियों का क्रम होता है, खास करके अगर जो उसकी बात करते हैं तो उन्हीं नदियों के घाटियों में, कौन सी नदियां? खास करके चाहे वो गोमती नदी हो, चाहे वो आपकी गंगा नदी हो। ठीक है, तो गोमती हो गई, गोमती के अलावा गंगा नदी हो गई, गंगा के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा जो आपकी खास करके सरयू नदी होती है। तो इन सब नदी घाटी के अंतर्गत क्या होता है, आपको विशेषतः इन्हीं के किनारे पर क्या होता है, इनके किनारे पर आपका तरबूज का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा प्रमुखता से हमारे यहाँ पे पपीते का भी उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और पपीते की जब बात करते हैं तो इसका उत्पादन कहाँ पे होता है? तो पपीते का उत्पादन जो बड़े स्तर पे देख मिलता है वो आपको देख मिलता है हमारे यहाँ पे, एक तो होता है सहारनपुर के रूप में। ठीक है, सहारनपुर के रूप में, सहारनपुर के अलावा आपका उन्नाव के अलावा आपका लखनऊ, और लखनऊ के साथ ही साथ आपका फैजाबाद। ठीक है, तो इन सारे लोकेशन में क्या होता है, बड़े स्तर पे आपके पपीते का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे फूल का भी उत्पादन होता है, और इस फूल की जब बात करते हैं तो फूल का उत्पादन बड़े स्तर पे कहाँ किया जाता है? तो फूल का क्रम विशेष ध्यान रखिएगा हमारे उत्तर प्रदेश में इसका जो उत्पादन होता है वो अलग अलग लोकेशन में होता है। जैसे आपके बनारस की बात हो, बनारस के अलावा कन्नौज की जब बात हो, ठीक है, बनारस के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपका कन्नौज हो गया। कन्नौज के साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका लखनऊ, ठीक है, इसकी बात की जाती है लखनऊ के अलावा देखा जाए तो यहीं पे आपका प्रयागराज, लखनऊ के अलावा आपका प्रयागराज, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपका मिर्जापुर के अलावा जौनपुर। ठीक है, मिर्जापुर और मिर्जापुर के अलावा जौनपुर, तो इन सारे लोकेशन में क्या होता है, इनका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर बात करें तो कुछ और फसलों की बात करेंगे। जलवायु को बताएं, जलवायु क्या है, इसका सीधा सा पूछा जाएगा। ठीक है, इसका सीधा पूछा जाएगा कि ये कौन से प्रमुख फसल कहाँ से उत्पादित किए जाते हैं। ठीक है, जैसे लीची के बारे में कई बार पूछा गया और संतरे के बारे में पूछा गया, इसी तरीके से आपके फूल उत्पादन केंद्रों को पूछा गया है। ठीक है, तो इस कार से इन सारी चीजों को ध्यान रखिएगा। बाकी अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा हमारे उत्तर प्रदेश में ही पान उत्पादन बड़े स्तर पे होता है, तो पान का उत्पादन महोबा में होता है। इसके अलावा देखा जाए तो आपका अमरूद उत्पादन की जब बात करते हैं तो अमरूद उत्पादन कहाँ से, तो अमरूद उत्पादन बड़े स्तर पे होता है, और ये आपको कहाँ देख मिलता है, ये आपको प्रयागराज में देख मिलता है। कहाँ पे? प्रयागराज की जब बात करते हैं तो वहां पे आपको देख मिलता है। साथ ही साथ देखा जाए तो आपका आंवला का उत्पादन भी आपके उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पे होता है, और आंवला की जब बात करते हैं तो ये कहाँ स्थापित होता है, तो आपके प्रतापगढ़ में स्थापित होता है। ठीक है, प्रतापगढ़ की जब बात करते हैं तो वहां पे उत्पादित होता है। आम की अगर बात करते हैं तो आम विशेष ध्यान रखिएगा, आम हमारे अलग अलग लोकेशन में उत्पादित होता है। खास करके लखनऊ की जब बात करते हैं तो आप लखनऊ जानते होंगे, यहाँ पे दशहरी हो गई, और दशहरी के अलावा मलिहाबादी हो गई। ठीक है, दशहरी और आपके मलिहाबादी की जब बात करते हैं तो ये आपको यहाँ पे देख मिलती है। अगर देखा जाए तो अभी आपने पीछे नाम सुना होगा बागपत में, और बागपत के अभी स्टाइल आम को क्या किया गया है, जीआई टैग भी मिला है। ठीक है, इसके अलावा बनारस की जब बात करते हैं तो बनारस में खास करके अगर जो इसकी बात करते हैं तो यहाँ से आपका लंगड़ा आम बड़े स्तर पे देख मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, अलग अलग लोकेशन में क्या होते हैं, अलग अलग आपके क्या होते हैं, प्रमुख फसलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो इस क्रम में अगर देखा जाए तो आपका लखनऊ, बागपत, आपका बनारस, इस तरीके से आपके आमों के अलग अलग उत्पादन देखने को मिलते हैं। क्लियर?
तो इन सब का नाम विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है, इन सब का नाम विशेषतः ध्यान रखिएगा। क्लियर है। इसके साथ ही कोई बात करते हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे सरकार के द्वारा इन खेती बाड़ी से संबंधित, आप जानते भी हैं कि प्रमुखता से खेती बाड़ी की जब बात करते हैं तो इससे खेती बाड़ी के क्रम में कई सारी चीजें आपको देखने मिलती हैं। नोट करने दें तो नोट तो नहीं कर पा रहे हो यार, सही तो है, डिटेल में बताएं, डिटेल में क्या बताएं, डिटेल जो आपके प्रश्न में पूछा जाता है उसको हम पूछ रहे हैं, ठीक है। लिखवा रहे हैं तो फिर ना लिखवाएं, अभी ना लिखवाएं तब भी तो दिक्कत होगी, लिखवाएंगे नहीं तो फिर कहाँ से आप मतलब एक तरीके से केवल इसे बता के आगे बढ़ते चले, ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना। ये सारी चीज आपके प्रश्न में पूछी जाती है तो इस कारण से लिखाया जा रहा है, ठीक है। देखो अब आम बना के दिखाएं, अब वही चीज है, आम यहाँ पे बना के दिखाएं। आम नहीं देखे हो का? आम कभी मतलब खाने को नहीं मिला, इतने बड़े हो गए बिना आम खाए यार, फिर तो बहुत बुरी स्थिति है तुम्हारी। कभी चोरी से नहीं, किसी के पेड़ों पे तोड़ उड़ के नहीं खाया गाँव में, देखे ही नहीं हो आम, मतलब कैसे होता आम? देखे तो होगे, गांव में देखा होगा, इतना बड़ा बड़ा होता है, ठीक है, कुछ ऐसा होता है, शायद हमें याद आ रहा है, इस टाइप का होता है, और यहाँ पे एक टोटी लगी होती है, और टोटी लगी होती है तो इससे क्या होता है, लिक्विड टाइप की चीजें निकलती रहती हैं, ऐसे तो होता है कुछ आम। अब अगर जो नहीं देखे हो आम तो फिर हम क्या करें, हम दिखा भी नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि भाई इतनी बुरी परिस्थिति हमें ना पता था, मतलब उत्तर प्रदेश में रह के आम नहीं देखे हो, आलू नहीं देखे हो, आंवला नहीं देखे हो, तो फिर काहे कहा जाए, कोई दिक्कत ना। इतना बड़ा बड़ा होता हो, देखे होंगे कि आपके घर के छतों पर क्या होता है, लगा होता है, और उसकी जब बात करते हैं तो उसकी कभी कभी सब्जी वगैरह भी बनाई जाती है, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहां तक बिंदु विशेष ध्यान रखिएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अगर जो देखा जाए तो हमने जैसा कि चर्चा किया कि हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, कुछ एक प्रकार के क्या किए गए हैं, आपके सरकार के द्वारा योजनाएं लॉन्च की गई हैं, खास करके किसके रूप में, आपके खेती बाड़ी को बढ़ाने के लिए, और उस क्रम में देखा जाए तो उस क्रम में विशेष ध्यान रखिएगा, खास करके जैसे एक योजना है जिसका नाम है चकबंदी योजना। क्या नाम है? चकबंदी योजना। आप बड़े स्तर पे जानते होंगे, सुने भी होंगे। इस चकबंदी योजना का जो पर्याय था वो सन 1954 में आपके प्रदेश में लागू किया गया, और इसका जो पूरा मतलब था वो ये था कि हमारे जो छोटे मोटे जोत होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको हम कह सकते हो कि बड़े स्तर पे इकट्ठा कर पाए, मतलब जो छोटे छोटे जोत होते हैं उनको एक साथ कर ले, और उसी का क्रम देखने को मिलता है, खास करके जब हम बात करते हैं अपने यहाँ पर, ठीक है। तो चकबंदी योजना सन 1954 के अंतर्गत, ठीक है। साथ ही साथ देखा जाए तो हमारे यहाँ पे ही किसानों को आधारित करते हुए एक आपकी योजना निकाली गई है जिसका नाम है किसान बही योजना। और इस किसान बही योजना की जब बात करते हैं तो चूंकि आप भी जानते हैं किसानों की जो जमीन से संबंधित कागजात होते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से क्या होता है, आपके उनके जमीन के बारे में पूरा डिटेल लिखा होता है। अगर इसकी बात करते हैं, ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं तो इसका क्रम ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ पे किसान बही योजना कब चालू की गई, तो ये चालू की गई थी सन 1992-93 में। कब? सन 1992-93 की जब बात करते हैं तो उस टाइम पे किसान बही योजना हमारे प्रदेश के अंतर्गत चालू की गई थी। इसी के साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, हमारे ही प्रदेश में एक योजना चालू की गई थी, किसान मित्र योजना। क्या नाम था? किसान मित्र योजना। इस किसान मित्र योजना की जब बात करते हैं तो ये हमारे यहाँ पे ऐसी योजना है जिसका पर्याय जो था वो ये था कि हमारे यहाँ पे जो पढ़े लिखे युवा होते हैं वो सरकार से संबंधित जितनी योजनाएं होती हैं उनकी जानकारी क्या करेंगे, किसानों को देंगे। क्योंकि किसान सामान्यतः पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो किसान जब पढ़े लिखे नहीं होते तो सरकार की अलग अलग योजनाएं इन्हें नहीं पता होती है। तो इस कारण से किसान मित्र योजना
18 जून 2001 को हमारे प्रदेश में लागू की गई है। और इसी तरीके से देखा जाए तो हमारे यहाँ पे आम आदमी को आधारित करते हुए, किसको, आम आदमी को आधारित करते हुए, चूंकि बड़े आदमियों की जब बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, जीवन बीमा पॉलिसी ले लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जब हम आम आदमी की बात करते हैं तो आम आदमी ऐसा कभी काम नहीं करता है। तो इस कारण से आम आदमी जीवन बीमा योजना की जब बात करते हैं तो ये योजना भी सरकार के द्वारा निकाली जाती है, जिस कारण से अगर किसी व्यक्ति को, खास करके कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसकी कभी अचानक डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को क्या होगा, सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाए। ठीक है, तो इस योजना की जब बात करते हैं तो ये योजना 1 नवंबर 2008 के अंतर्गत प्रमुखता से क्या किया गया, लागू किया गया। इसी संदर्भ में आपकी एक योजना और आपको मिलती है जिसका नाम है किसान सेवा रथ नाम से। किसान सेवा रथ की अगर बात करते हैं तो इस योजना का जो पर्याय होता है वो होता है किसानों को क्या करना, जो सरकार की संबंधित योजनाएं हैं उनको क्या करना, यहाँ पे दिखाना, मतलब उसको प्रदर्शित करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना। और इस चीज की जब बात करते हैं तो ये योजना हमारे यहाँ पे सन 2010-11 में लॉन्च की गई। कब, 2010-11 की जब बात करते हैं तो उस टाइम पे किसान सेवा रथ नाम से एक योजना प्रमुखता से चालू किया गया था। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए हमारे यहाँ पे एक योजना चालू की गई है जिसका नाम है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। क्या नाम है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। इस किसान क्रेडिट कार्ड योजना की जब बात करते हैं तो उसको प्रमुखता से सन 1998-99 में क्या किया गया था, चालू किया गया था, जिसका पूरा पर्याय था कि हम क्या करेंगे, किसानों को विशेषतः कम पैसे पर क्या करेंगे, उनको पैसा लोन मुहैया कराएंगे जिससे वो खेती बाड़ी कर पाए। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो एक आपको नाम देख मिलता है किसान कॉल सेंटर। आपने अक्सर नाम सुना होगा। किसान कॉल सेंटर का जो पूरा पर्याय था वो ये था, चूंकि किसान पढ़े लिखे नहीं होते हैं और मौसम, जलवायु और फसलों के किस्म, इन सब चीजों को नहीं समझते, तो ये वैज्ञानिकों से क्या करें, सीधे संपर्क करें, जिससे वैज्ञानिक क्या करेंगे, इनकी सहायता करेंगे और उससे क्या होगा, इनको ये पता चलेगा कि वर्तमान में हम अपने यहाँ पे कौन सी फसल लगा सकते हैं। तो इस क्रम में अगर देखा जाए तो ये योजना कृषि विभाग के द्वारा प्रमुखता से चालू की गई और जिसमें एक नंबर दिया गया किसानों को 1551, और जिसके अनुसार किसान क्या करते, इस नंबर पे फोन करके अपनी संबंधित सूचना को, अपनी संबंधित जानकारी को यहां से जान सकते कि आखिर हमें कौन सी फसल किस प्रकार से उगानी है, उन सब चीजों की जानकारी पता चलती। कोई समस्या है का, कोई दिक्कत है का, नहीं लग रही है तो काहे ना शांति से बैठे हो, मतलब हृदय मचा दिए हो पूरी तरीके से। बताओ, कोई बिंदु अगर जो ना समझ में आ रहा हो तो उसको बताओ। कोई कह रहा है कि हमें फेसबुक पे फॉलो करो, कोई कह रहा है इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, तो कोई कह रहा है कॉल करो, कोई करो ये करो वो करो, मतलब सब यही अपनी लीला दिखा लो। पढ़ाई ना करनी है किसी को, अरे पढ़ लो, ठीक है। डकैत डाकू, सुमन राय, सरिता राजपूत, शिवेंद्र, प्रेम, मीनाक्षी, केशव कुमार, राहुल कुमार, मनीष कुमार, ठीक है, अमरनाथ, कोनो प्रॉब्लम नहीं खे, ठीक बा। हाँ, नहीं पता चला है कि गोरखपुर में बर्फबारी हुई है तो ये लोग उसी ठंडी में क्या कहें, ठंडा गए हैं, पूरी तरीके से कांप रहे हैं, पूरी तरीके से ना पढ़ पा रहे हैं ना लिख पा रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। क्लियर है ना, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। हालांकि तो हो सकता हो कि थोड़ा से आज आपको कह सकते हो कि आज आपसे संवाद नहीं कर पा रहे हैं, उसके कारण कई सारे हैं। उसके संदर्भ की अगर बात करते हैं तो कह सकते हो कि सबसे बड़ा एक ही कारण है कि जाहिर सी बात है कि अगर जो आपसे बात करेंगे तो पढ़ाई ना हो पाएगी, और जो कि ये कृषि वाला इतना बड़ा चैप्टर है कि उसको हम समाप्त भी ना कर पाएंगे। ठीक है, तो इस कारण से थोड़ा सा आज के लिए खेद है, बाकी कोई दिक्कत ना होगी। पहली बार लिए क्लास और धन्य हो गए, बाप रे बाप। ऐप नहीं चल रहा, ऐप नहीं चल रहा तो एक बार क्या करो, जाहिर सी बात है कि एक बार रिफ्रेश कर लो, ठीक है। शादी करा दे, शादी तो भैया हम ना करा सकते, ये तो आपके घर वाले कराएंगे, उनसे आप अपनी ज़रूरत रखिए ना, ये काम तो आपके घर वाले करा पाएंगे, ठीक है, हमें क्या पता।
चलिए यहाँ पे अगर बात करते हैं तो अगला संदर्भ देखते हैं। खास करके जब हम प्रमुख कुछ चीजों की बात करें तो उसी के अंतर्गत ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे कुछ एक क्रांतियां आपने अक्सर नाम सुने होंगे, ठीक है। और उन क्रांतियों की अगर बात करते हैं तो वो कई बार परीक्षा में घुमा फिरा के पूछी जाती हैं। जैसे देखा जाए तो हमारे यहाँ पे एक क्रांति होती है जिसका नाम होता है हरित क्रांति, और हरित क्रांति जो संबंधित होती है ग्रीन रिवोल्यूशन के रूप में, आप भी जानते हैं इसका संबंध होता है हमारे यहाँ पे कुल खाद्यान्न के उत्पादन से, ठीक है। अर्थात जब हम खाद्यान्न के उत्पादन की बात करते हैं तो उससे संबंधित क्या हो जाता है, आपका हरित क्रांति आपको देखने को मिलता है। क्लियर है। इसके अलावा अगर देखा जाए, हाँ बिल्कुल सभी लोग कॉल कर सकते हैं उस नंबर पे। उससे क्या होगा, जाहिर सी बात है अगर जो आप खेती बाड़ी के संबंध में कोई सूचना लेना चाहते हैं तो उसका क्रम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, हरित क्रांति के अलावा आपका पीली क्रांति, क्या नाम होता है, पीली क्रांति। और इस पीली क्रांति की जब बात करते हैं तो उसका संबंध कहां से, तो पीली क्रांति की जब बात करते हैं तो पीली क्रांति विशेष ध्यान रखिएगा, ये हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित होता है। और ये संबंधित होता है किससे, क्योंकि पीले कलर की जब बात करते हैं तो आपका सरसों का खेल, और अगर जो इसकी बात करते हैं तो आपके तिलहन के उत्पादन से, ठीक है। तो तिलहन उत्पादन से खास करके पीली क्रांति का संबंध आपके उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे श्वेत क्रांति, और श्वेत क्रांति की जब बात करते हैं तो इसका नाम किससे, तो श्वेत मतलब होता है आपका सफेद, और सफेद के क्रम में दूध की जब बात करते हैं तो आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे दुग्ध उत्पादन की जब बात की जाती है तो दुग्ध उत्पादन के लिए काफी फेमस है आपकी श्वेत क्रांति, ठीक है। तो दुग्ध उत्पादन आपके किसके रूप में देख मिलता है, श्वेत क्रांति के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपके रजत क्रांति, और रजत क्रांति इन द सेंस आपका सिल्वर रिवोल्यूशन की बात की जाती है। और सिल्वर रिवोल्यूशन की जब बात करते हैं तो आपका कलर किसका सिल्वर होता है, जाहिर सी बात है आपने देखा होगा अंडे का, ठीक है। तो अंडे की जब बात करते हैं तो अंडा उत्पादन, और अंडे के अलावा देखा जाए तो अंडा जिससे प्राप्त होता है मुर्गे से, तो मुर्गा उत्पादन, ठीक है। तो मुर्गा उत्पादन और फिर आपका अंडा उत्पादन इसमें बड़े स्तर पे देख मिलता है, क्योंकि इन्हीं से क्या होता है, इसका उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो रजत क्रांति में अंडा उत्पादन और फिर आपका मुर्गा उत्पादन बड़े स्तर पे देखने को मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे आपका नीली क्रांति, क्योंकि नीली की अगर बात करते हैं ब्लू रिवोल्यूशन, तो आप भी जानते हैं कि मछलियां जो होती हैं वो आपके पानी में पाई जाती हैं, तो इस आधार पे मत्स्य उत्पादन की जब बात करते हैं तो ये आपको यहां पर देखने को मिलता है। साथ ही साथ देखा जाए तो ध्यान रखिएगा, प्रमुखता से आपको गोल क्रांति का संबंध देख मिलता है। अब जाहिर सी बात है गोल गोल क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि जो ऐसा सामान जो क्या है आकृति में गोल है, और उसकी जब बात करते हैं तो वो होती है आपकी आलू। आलू की जब बात करते हैं तो आलू उत्पादन के लिए विशेषतः नाम देख मिलता है गोल क्रांति का। इसके अलावा देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पर, ठीक है, हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा खास करके जब बात की जाती है किसके रूप में, लाल क्रांति के रूप में। किसके रूप में, लाल क्रांति की जब बात करते हैं तो लाल क्रांति का संबंध किससे होता है, तो लाल क्रांति का संबंध किससे होता है, तो लाल क्रांति हमारे यहाँ पे देख मिलती है किसके रूप में, लाल क्रांति हमारे यहाँ पे टमाटर उत्पादन से संबंधित हो जाती है, ठीक है, टमाटर उत्पादन से, ठीक है। मुर्गा अंडा देता है, भाई मुर्गा अंडा कब देता है, हमने कब बोल दिया, मुर्गा कब से अंडा देने लगा, भाई रजत क्रांति अंडे का उत्पादन होता है, और लिखा है साफ साफ सामने लिखा है मुर्गी उत्पादन, ठीक है। मुर्गी अंडा देती है, बताओ हद है पूरी तरीके से, मुर्गा अंडा देने लगा, कब से दे रहा भाई, 3-4 मुर्गे हम भी रख लें, फिर तो बॉडी वॉडी बनाने के लिए 3-4 अंडा खा लेंगे तो उतने हमारे लिए बहुत हो जाएगा, 10-20 ना खानी पड़ेगी। वाह भाई वाह, कुछ भी बताओ, हद है, मुर्गा अंडा दे रहा है। तो फिर अभी कहोगे कि धरती पे पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया, अब इसका जवाब दो, हद है। चलो किसकी बात की जा रही है, लाल क्रांति टमाटर के क्रम में। किसके क्रम में, टमाटर की जब बात करते हैं तो टमाटर के क्रम में क्या हो जाता है, इसका उत्पादन देखने को मिलता है, क्योंकि लाल लाल कलर का टमाटर आपको देखने मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा धूसर क्रांति, क्या बोलते हैं, धूसर क्रांति। धूसर क्रांति या जिसको हम ग्रे रेवोल्यूशन की संज्ञा देते हैं। धूसर क्रांति की जब बात करते हैं तो इसका संबंध किससे होता है, तो ये ध्यान रखिएगा धूसर क्रांति का जो संबंध होता है वो आपको उर्वरक उत्पादन से देख मिलता है, क्योंकि आप भी जानते हैं जो खाद बीज होते हैं इन सब का क्रम आपको क्या हो जाता है, उर्वरक की जब बात करते हैं तो उर्वरक के उत्पादन में इसका नाम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो उर्वरक उत्पादन खास करके धूसर क्रांति के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर देखा जाए
तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, गुलाबी क्रांति, ठीक है, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, अगर जो इसकी बात करते हैं तो शराबी क्या हो गया, इनका दिल हो गया। और इसकी जब बात करते हैं तो इस क्रम में हमने क्या किया, गुलाबी क्रांति यहीं से चालू कर दी। और जाहिर सी बात है, गुलाबी क्रांति या फिर जिसको हम पिंक रिवोल्यूशन कहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे जो प्याज होता है, उस प्याज का कलर क्या होता है, आपके पिंक पिंक कलर का होता है, हल्का हल्का पिंक कलर होता है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, जो झींगा मछली होती है ये भी क्या होती है, चूंकि समुद्र में उत्पादित की जाती है तो इसका भी आधार आपको देख मिलता है। तो झींगा मछली और साथ ही साथ आपके किसका, हमारे यहाँ पे प्याज का जो उत्पादन होता है वो आपके पिंक, किसके अंतर्गत, पिंक रेवोल्यूशन के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, कई बार ये क्रांतियां क्या होती हैं, ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इन क्रांतियों की जब बात करते हैं तो इन क्रांतियों का संबंध क्या हो जाता है, यहाँ अलग अलग नाम से देख मिलता है। और इसके क्रम में क्या होता है, परीक्षक सीधे क्या करता है, आपसे सीधे सीधे एक दो क्वेश्चन आपको पूछ लेता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये देखो कोई लिख रहा है, अबे कुत्ते मान जा कितने प्यार से बोला जा रहा है, मतलब वो भी बेचारा ऐसे अजीब लटका है पड़ा है पूरी तरीके से, और ये भी अबे कुत्ते मान जा, अलग है फीलिंग है ससुरा लेकिन ये तब भी ना पीछा छोड़ेंगे, जब तक क्लास सबमिट ना हो जाएगी तब तक सही है आलू की जलवायु भाई जाहिर सी बात है कि उष्णकटिबंध प्रकार की, ठीक है। उष्णकटिबंध की जब बात करते हैं तो उष्णकटिबंध जनरली अगर जो देखा जाए तो हमारे यहाँ पे उष्णकटिबंध का जो संदर्भ होता है उसी में देखने मिलता है, ठीक है। क्लियर है, यहां तक कोई बिंदु है, कोई संशय, कोई संस्थान, कोई बिंदु, कोई समस्या, कुछ लग रहा है जो आपको समझ में नहीं आई? यहां तक बिन क्लियर है ना। चलिए इसके बाद अगर देखा जाए तो यही पे ध्यान रखिएगा, प्रमुखता से जब हम बात करते हैं हमारे प्रदेश के अंतर्गत, ठीक है, हमारे प्रदेश के उत्तर प्रदेश की जब बात करते हैं तो आपने सुना भी होगा कि उत्तर प्रदेश में क्या है, आपके 3 कृषि निर्यात जोन स्थापित किए गए हैं। कितने? उत्तर प्रदेश की जब बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में 3 कृषि निर्यात जोन आपके स्थापित किए गए हैं। कौन से? खेती बाड़ी से संबंधित आपके कुल 3 कृषि निर्यात जोन आपके स्थापित किए गए हैं। और इन निर्यात जोन की जब बात करते हैं तो इनका क्रम क्या देख मिलता है, तो विशेष ध्यान रखिएगा, ये जो 3 है, तीनों के नाम आपकी परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला होता है आपका आगरा से, दूसरे की जब बात करते हैं तो दूसरा है आपका सहारनपुर के रूप में, तीसरे की जब बात करते हैं तो तीसरा होता है आपका लखनऊ के रूप में, ठीक है। तो ये 3 जो आपके कृषि निर्यात जोन है, अगर इनके नामों की बात करें तो सबसे पहला जो आगरा है, आगरा से किस चीज का निर्यात किया जाता है, तो विशेष ध्यान रखिएगा, आगरा के लोकेशन में बड़े स्तर पे आलू का उत्पादन होता है और इसी कारण से आलू का निर्यात यहाँ पे आपका किया जाता है। प्रमुखता अगर देखा जाए तो आलू के क्रम में यहाँ से जो आलू भेजी जाती है, क्योंकि आप भी जानते हैं आगरा में ताजमहल स्थित है, तो इस कारण से इसको हम ताज ब्रांड के नाम से भेजते हैं। किसके नाम से? ताज ब्रांड की जब बात करते हैं तो ताज ब्रांड के नाम से इसको भेजा जाता है, ठीक है। साथ ही साथ सहारनपुर की जब बात करते हैं तो सहारनपुर में बड़े स्तर पे आपके आम वगैरह का उत्पादन होता है और इस कारण से आम की जब बात करते हैं तो आम का उत्पादन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ लखनऊ की जब बात करते हैं तो लखनऊ से भी आपका आम उत्पादित किया जाता है और आम उत्पादन के क्रम में देखा जाए, क्योंकि दशहरी आम यहाँ पे बड़े स्तर पे उत्पादित किया जाता है और इस दशहरी आमों को हम क्या करते हैं, अलग अलग राज्यों, अलग अलग प्रदेशों में भेजते हैं। क्योंकि लखनऊ से संबंध है आपके नवाबों का, तो इसी कारण से इसको हम नाम देते हैं नवाब ब्रांड। क्या बोलते हैं? ये जो नाम बोला जाता है वो बोला जाता है किसके रूप में?
ये दिया जाता है आपके उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, खास करके नवाब ब्रांड। ठीक है, तो नवाब ब्रांड की जब बात करते हैं तो नवाब ब्रांड आपके उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर देखने को मिलता है। ठीक है, नवाब ब्रांड की जब बात करते हैं तो इसका क्रम विशेषतः ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अच्छा, यहीं पर अगर देखा जाए तो एक दो प्रशिक्षण संस्थान हमारे यहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन आपके प्रदेश में किया जाता है, और इसी उत्पादन के क्रम में क्या होता है, आपके बड़े सारे उत्पादन बिंदु आपको मिलते हैं। तो इनमें दो तीन नाम काफ़ी मशहूर है। जैसे अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे आम प्रशिक्षण संस्थान, क्या है, आम प्रशिक्षण संस्थान की जब बात करते हैं कि कोई व्यक्ति अच्छी तरीके से आम का उत्पादन करना चाहता है तो आम प्रशिक्षण संस्थान प्रदेश में कहाँ पे स्थित है, तो ये ध्यान रखिएगा आपके लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ की जब बात करते हैं तो वहां पे आपका आम प्रशिक्षण संस्थान प्रमुखता से स्थित है। इसके अलावा देखा जाए तो इसी तरीके से आपके अमरूद प्रशिक्षण संस्थान की भी स्थापना की गई है। क्या है, अमरूद प्रशिक्षण संस्थान। और अमरूद प्रशिक्षण संस्थान की जब बात करते हैं तो ये कहाँ पर स्थापित है, तो ये आपको मिलता है उत्तर प्रदेश का जो प्रयागराज है। ठीक है, तो प्रयागराज की जब बात करते हैं तो इस प्रयागराज में आपका अमरूद प्रशिक्षण संस्थान प्रमुखता से स्थापित है। और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ पे जो प्रशिक्षण संस्थान होता है उसमें एक प्रशिक्षण संस्थान है पान प्रशिक्षण संस्थान। प्रशिक्षण मतलब एक तरीके से जैसे मान लेते हैं कि हमें, आपने देखा होगा कि जब लोग टीचर बनना चाहते हैं तो टीचर बनने के लिए बीएड या बीटीसी करते हैं तो उनका क्या होता है, ट्रेनिंग होता है ना, 3-4 महीने स्कूल में जाके पढ़ाना पड़ता है। जो आईटीआई वगैरह करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, तो वो किसी संस्थान से जुड़ के क्या करते हैं, 2-3 महीने प्रैक्टिस करते हैं ना। तो सेम पैटर्न होता है कि आप अगर जो मान लेते हैं आम का उत्पादन करना है तो जहाँ पे आम उत्पादित किया जाता है, अगर उस लोकेशन में जा करके कुछ थोड़ा बहुत चीज़ों को देखेंगे, कुछ रिसर्च करेंगे कि जैसे मान लेते हैं हमें आंवला लगाना है तो आंवला कैसे लगाया जाए, सीधी सी बात, आंवला लगाने के लिए क्या आंवला के बीज को भिगो करके लगाया जाए, या फिर आंवले के बीज को सीधे जमीन में डाल दिया जाए, या फिर आंवले के बीज को हवा में लटका दिया जाए, कैसे उत्पादित होगा। तो इन सारी चीज़ों को बेसिक तरीके से जानने के लिए हम इन प्रशिक्षण संस्थानों का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका स्किल डेवलप किया जाता है। तो पान प्रशिक्षण संस्थान की जब बात करते हैं तो इसका क्रम किसके रूप में देख मिलता है, तो ये प्रशिक्षण संस्थान जो देख मिलता है वह आपके स्थित है, क्योंकि महोबा जो है वह आपके पान नगरी के रूप में फेमस है। तो उसी महोबा में आपका पान का उत्पादन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस चीज का कोई क्रम आपको जो ना समझ में आया हो, ठीक है, कोई ऐसा बिंदु जो आपको ना समझ में आया हो तो आप बता सकते हैं। क्लियर, कोई ऐसा बिंदु जो आपको ना समझ में आया हो उसे आप बता सकते हैं। क्लियर, चलेगा। एक दो संस्थानों की हम बात कर लेते हैं जो कि खेती बाड़ी से संबंधित है, और उसके बाद हम इस क्लास को ऑफ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्रमुखता से अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा हमारे प्रदेश में हम बात करते हैं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की। किसकी, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की। तो गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, तो ये ध्यान रखिएगा ये प्रमुखता से आपके राजधानी लखनऊ में स्थित है। ठीक है, लखनऊ की जब बात करते हैं तो वहां पे आपका गन्ना अनुसंधान संस्थान विशेषतः आपको देखने को मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक और संस्थान आपको मिलता है, खास करके भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान। क्या नाम होता है, भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान। और इस अनुसंधान संस्थान की जब बात करते हैं जो चीनी के ऊपर आधारित है, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये चीनी वाला आपके कानपुर में देख मिलता है। कहाँ पे, कानपुर की जब बात करते हैं तो उस कानपुर में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम यहीं पे देखें तो ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय जैविक, क्या है, राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र। ठीक है, जैविक खेती केंद्र की जब बात करते हैं तो ये कहाँ पे देख मिलता है, तो जैविक खेती केंद्र जो आपको है वो आपके गाजियाबाद में देख मिलता है। ठीक है, जैविक खेती केंद्र ये आपके गाजियाबाद में देखने को मिलता है। ठीक है, गाजियाबाद में स्थित है जैविक खेती केंद्र विशेषतः। इसके अलावा बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पे भारतीय चारा, क्या होता है, भारतीय चारा एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान, चारा एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान। और चारे के ऊपर आधारित करते हुए जो आपका अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे स्थित है, तो ये आपके झांसी में देखने को मिलता है। ठीक है, झांसी की जब बात करते हैं तो यहाँ पे आपका भारतीय चारा एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान यहाँ पर स्थित देखने को मिलता है। ठीक है,
साथ ही साथ देखा जाए तो आपका भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान क्या है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। और पशु चिकित्सा के नाम से जो आपका अनुसंधान संस्थान स्थित है वो आपके इज्जत नगर में पड़ता है। कहाँ पे? इज्जत नगर की जब बात करते हैं तो आपके इज्जत नगर बरेली के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, तो बरेली में आपका भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान विशेषतः देखने मिलता है। साथ ही साथ देखा जाए तो ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे हम कई बार चर्चा करते हैं खेती बाड़ी के बारे में, तो आपको भी पता होना चाहिए कि आखिर ये कृषि विभाग कब स्थापित हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कृषि विभाग की जब पहली बार स्थापना की गई थी वो की गई थी आपके सन 1875 में। कब? सन 1875 की जब बात करते हैं तो उस टाइम पे हमारे यहाँ पे एक स्वतंत्र तरीके से कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, आपके भारतीय दलहन शोध संस्थान, क्या नाम होता है? भारतीय दलहन शोध संस्थान। और दालों को आधारित करते हुए जो दलहन शोध संस्थान है वो कहाँ पे स्थित है? तो यह आपको देख मिलता है आपके कानपुर के अंतर्गत। ठीक है, कानपुर की जब बात करते हैं तो उस कानपुर में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, साथ ही साथ दालों के अलावा देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, भारतीय सब्जी शोध संस्थान, क्या नाम होता है? भारतीय सब्जी शोध संस्थान। तो सब्जी के ऊपर आधारित करता हुआ जो शोध संस्थान है वो कहाँ पे देख मिलता है? तो ये आपके बनारस की जब बात करते हैं तो उस बनारस में इसका क्रम आपको देख मिलता है। ठीक है, तो बनारस में स्थित आपका भारतीय सब्जी शोध संस्थान। ठीक है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान आपके कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको बनारस में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, एक बिंदु और लिख लीजिए, क्योंकि आप कई बार हरा सोना झूठा सोना इसको लेके परेशान थे। तो हरा सोना हम किसको बोलते हैं? हरा सोना हम अपने यहाँ पे अफीम को बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, अफीम की जब बात करते हैं तो अफीम को हम हरा सोना बोलते हैं। हालांकि बैम्बू को भी हरा सोना बोला जाता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो विज्ञान के भाषा में झूठा सोना भी बोला जाता है। और झूठा सोना की जब बात करते हैं तो ये किसको बोला जाता है? ये पाइराइट्स को बोला जाता है। क्योंकि आप भी जानते हैं सोना जो गोल्ड होता है वो येलो कलर का होता है, लेकिन ये जो पाइराइट्स होता है ये भी येलो कलर का होता है। तो ऐसा लगता है ये सोना तो नहीं है, तो पाइराइट्स को हम झूठा सोना कहते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे फलों का राजा, क्या बोलते हैं? फलों का राजा। और फलों के राजा की जब बात करते हैं तो ये आपके आम को बोला जाता है। जबकि अगर जो हम बात करें हमारे यहाँ पे फलों की रानी, तो फलों की रानी किसको बोला जाता है? तो ये आपके लीची को बोला जाता है। ठीक है, किसको? लीची की जब बात करते हैं तो इसको फलों की रानी बोला जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर? फलों की रानी लीची को बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, तो आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो कह सकते हो कि हमने जो खेती बाड़ी का क्रम था उस खेती बाड़ी के क्रम को हमने एक, हालांकि बहुत बड़ा लेवल था, अगर जो हम आपसे बीच में वार्तालाप करते तो जाहिर सी बात है ये बिंदु अभी भी ना समाप्त होता और कल फिर हमें क्या करना पड़ता? इसी को ऐड करना पड़ता। तो इसी कारण से थोड़ा सा कह सकते हो कि वही है कि तुम्हारे अंदाज बदल गए हैं, कोई बात है ना, तो उसी चीज़ का हमने भी सहारा लिया। हमने आप सबसे वार्तालाप नहीं किया, इस कारण से आपसे विशेष दिल से क्षमा चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमारा एक बिंदु था कि कम से कम इस चैप्टर को हम समाप्त कर लें, जिससे एक थोड़ा सा सुकून हमें भी मिल जाए। क्योंकि पिछले 3 दिनों से खेती बाड़ी ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में हम ही खेती करने चले गए। ठीक है, तो विशेष उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन पसंद आया होगा। कल से पुनः हम अपने नए उम्मीद और नए जोश के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।